प्रिय छात्रों, सभी छात्र पुनः ध्यान दें। कक्षा 12 सेक्शन ऑटोमोबाइल की क्लास में पुनः स्वागत है। सभी छात्र एकाग्रचित होकर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। अभी मैंने अपने पिछले घंटे में आपको ऑटोमोबाइल के बारे में पढ़ाया। अब ऑटोमोबाइल के अंतर्गत जो एक अनिवार्य विषय है, सामान्य आधारिक विषय, सामान्य आधारिक विषय। जैसा कि छात्रों मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग प्रारूपिक पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रारूपिक पर्यावरणीय समस्याएं, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कल हमने आप लोगों को वन के बारे में बताया। वनों के बारे में आपको बताया था कि वनों के जो वन के विनाश के कारण, वन के विनाश के दुष्परिणाम और वनों के विनाश को रोकने के उपाय, रक्षा करने के उपाय क्या हो सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था। आज आगे इसी अध्याय के अंतर्गत, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण 30% जो कोर्स की कटौती की है, उस कटौती के अंतर्गत प्रथम चैप्टर आप लोगों को अप्रैल से हमारे सीनियर साथी लगातार पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे पुनः आदेशित किया गया है कि आप रिपीट करें, नए सिरे से रिपीट करें। तो मैं आप लोगों को पुनः रिपीट सिस्टम से पूरा जो हमें गाइडलाइन मिली है उसके अंतर्गत आप लोगों को क्लास में आगे पढ़ाता रहूँगा। तो इसके अंतर्गत जो 30% की कटौती की गई है, उसमें प्रथम चैप्टर जो था वो भाग 1 के अंतर्गत सामान्य आधारिक में प्रारूपिक पर्यावरणीय समस्याएं। तो आज हम भारत में इसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे भारत में, यानी हमारे देश में वनों के प्रकार, वनों के प्रकार। आज हम इसका अध्ययन करेंगे, वनों के प्रकार का। तो इसमें प्रिय छात्रों, भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 सबसे पहले
सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वन। सदाबहार वन या उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वन। इसमें इसके अंतर्गत प्रिय छात्रों ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय वनों का जो क्षेत्र है हमारे भारत में, वो क्षेत्र, यह वन भारत के प्रायः उन भागों में पाए जाते हैं, जो इनका क्षेत्र है, ये वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अर्थात 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ होगी, हमारे पूरब में जो हिमालय स्थित है और पूरब के जो राज्य हैं उनमें ये वन पाए जाते हैं। इनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिमी घाट, पर्वत के पश्चिम ढालों, हिमालय की तराई के ढालों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप में ये वन पाए जाते हैं। कौन से वन? सदाबहार वन। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ध्यान से सुन लें। यह है क्योंकि सदाबहार है, यानी इनकी बहार हमेशा एक जैसी होती है, तो ये विशेषताएं नंबर 1 में यह सदा हरे भरे रहते हैं। दूसरा, यह वन भूमध्य रेखी वनों से मिलते हैं, भूमध्य रेखी वनों से मिलते जुलते हैं। यह वन बहुत घने तथा लंबे होते हैं, यह वन बहुत घने तथा लंबे होते हैं, यानी 45 से 60 मीटर तक। इसकी लकड़ी कड़ी होती है, इन वनों की लकड़ी जो रहती है वो कड़ी होती है। 5वां, रबर, महोगनी, नारियल, बांस, सिनकोना आदि इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। नंबर 6, अधिक घने होने तथा परिवहन का साधन ना होने के कारण इन वनों का आर्थिक महत्व कम है, क्योंकि ये घने होते हैं, इनमें यातायात का साधन नहीं होता, तो ये आर्थिक महत्व इनका कम होता है। नंबर 2, मानसूनी या पतझड़ वाले वन। नंबर 2 है मानसूनी या पतझड़, मानसूनी या पतझड़ वाले वन या पर्णपाती वन। पतझड़ वाले वन या पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, इनके बारे में थोड़ा जान लें। ये मानसूनी या पतझड़ वाले वन या पर्णपाती वन होते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लें छात्रों। इनका जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र कौन सा है? भारत में। ये वन भारत के उन भागों में फैले हैं जहां 100 से 200 मीटर तक वर्षा होती है। हिमाचल यानी हिमालय के निचले भागों में, छोटा नागपुर तथा दक्षिणी पठार के भीतरी भागों में ये वन मुख्यतः मिलते हैं। विशेषताएं, ये वन अधिक सघन नहीं होते, सघन माने घने, ये वन अधिक सघन नहीं होते हैं। इन वनों की एक विशेषता यह भी होती है कि यह ग्रीष्म ऋतु की शुष्क गर्मी से बचने के लिए वर्ष में एक बार अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। इसी कारण से इन्हें पतझड़ वाले वन कहा जाता है। इनकी उपयोगिता सुनिए। ये वन अमूल्य माने जाते हैं। इनमें
मुख्य वन साल, सागौन, चंदन, शीशम, साखू आदि। तो ये सभी लकड़ियां बहुत ही कीमती होती हैं। इन वनों के वृक्षों की लकड़ी उत्तम होती है। यह फर्नीचर व इमारत की लकड़ी के काम आती है। सरकार ने इन वनों को सुरक्षित वन विकसित किया है ताकि इन वनों का उपयोग व्यवस्थित व योजनाबद्ध तरीके से किया जा सके। ये हो गए मानसूनी वन। अब आगे आते हैं नंबर 3, शुष्क वन। हमारे यहाँ शुष्क भागों के वन हैं, यानी जो शुष्क भाग हैं भारत में, भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत में जो शुष्क वन है, शुष्क भागों के वन, शुष्क भागों के वन, इनके अंतर्गत सुन लें, ये वन जो हैं शुष्क भागों के वन, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। 50 से 10 यह वन अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनमें इनकी विशेषताएं क्या हैं? इनमें आम, बबूल, कीकर, शीशम, नीम व आंवले के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, जिनमें वर्षा की कमी रहती है। इन वृक्षों की छाल मोटी होती है तथा इनमें कांटे भी पाए जाते हैं। अगला आता है मरुस्थली या अर्ध मरुस्थली वन। नंबर 4 है मरुस्थली या अर्ध मरुस्थली वन। या अर्ध मरुस्थलीय वन। मरुस्थल के बारे में, मरुस्थलीय वनों में इनका क्षेत्र जो रहेगा अपने भारत में, ये वन प्रदेश, ये उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यह वन अधिकतम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मरुस्थली या अर्ध मरुस्थली वन। इन वनों के पौधे कड़े, छोटे व कांटेदार होते हैं। इनमें पत्तियों की भी कमी रहती है, पत्तियों की भी कमी रहती है। इन वृक्षों के तने व पत्तियां मोटी व गूदेदार होती हैं। नागफनी का विशेष पौधा। यह वन केवल स्थानीय महत्व के होते हैं। कौन से? मरुस्थली या अर्ध मरुस्थली वन। अब पर्वतीय एवं कोणधारी वन। नंबर 5 है पर्वतीय या कोणधारी वन। पर्वतीय या कोणधारी वन, इनमें ये वन, इनका क्षेत्र जो है पर्वतीय वन मुख्यतः हिमालय पर पाए जाते हैं। पर्वत के भिन्न भिन्न ऊंचाई पर भिन्न भिन्न प्रकार के वन मिलते हैं। इन वनों में देवदार, फरचीड़ तथा बर्च आदि के वृक्ष विशेषता पाए जाते हैं। ऊंचाई पर जाने वाले वनों की पत्तियां प्रायः नुकीली होती हैं, अतः इन्हें कोणधारी वन वृक्ष भी कहते हैं। इन वनों में कई प्रकार की उपयोगी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा भारत में कई प्रकार की आयुर्वेदिक व यूनानी औषधियों का निर्माण होता है। यह वन 1000 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। परिवहन की कठिनाइयों के कारण इन वनों का अभी उपयोग नहीं हो सका। इसके बाद डेल्टाई वन या सुंदर वन या ज्वारी वन। डेल्टाई वन या सुंदर वन या डेल्टाई वन
सुंदरबन या ज्वारीय वन? या ज्वारीय वन। ये वन समुद्र तटीय भागों की, जो समुद्र के तटीय भाग हैं, भागों और नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं। महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के अतिरिक्त गंगा नदी के डेल्टाई के वन में इसमें विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ सुंदरी व मैंग्रोव नामक वृक्ष बहुतायत में उगते हैं, इसलिए गंगा के डेल्टाई के वनों को सुंदर वन भी कहा जाता है। विशेषता, इन वनों की लकड़ी बहुत उपयोगी होती है, मुख्यतः ईंधन के जलाने, नाव बनाने, चमड़ा रगड़ने के काम आती है। ज्वार भाटे के समय समुद्र का खारा जल इन वनों में फैल जाता है। इन वनों की जलवायु अस्वास्थ्यकर होती है। इसके बाद अपने आते हैं घास के मैदान। सातवें हैं घास के मैदान। घास के मैदान। घास के मैदान। घास के मैदानों में उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत के मध्यवर्ती भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। यह भाग या तो खेतीहर क्षेत्र हैं या पशुपालन के क्षेत्र हैं। घास प्रदेश के बीच बीच में पतझड़ वाले वृक्ष भी मिलते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, इनके ये प्रमुख क्षेत्र हैं। अब अगला पॉइंट जो आता है, ये तो भारत में वनों के प्रकार हो गए। अब क्या है, हम भूस्खलन के बारे में, भूस्खलन, इसी अध्याय के अंतर्गत भूस्खलन के बारे में हम जानेंगे कि भूस्खलन क्या है। भूस्खलन भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा, यानी धरती के हिस्से का स्खलन होना, यानी टूटना या धसकना, उसे भूस्खलन कहते हैं। इसमें भूमि का एक भाग टूटकर अथवा खिसककर अलग हो जाता है, इसको भूस्खलन कहते हैं। स्ट्रेलर के शब्दों में, जो एक स्ट्रेलर जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार पर्वतीय ढाल पर जब कोई चट्टान गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकती है। थ्रिलर के शब्दों में है, पर्वतीय ढाल पर जब कोई चट्टान गुरुत्व के कारण नीचे खिसकती है और उसे नीचे की ओर खिसकती है तो उसे भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्राकृतिक रूप में भी होता है तथा मानवीय क्रियाओं के कारण भी होता है। अतः भूस्खलन के प्रकार भी दो होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में क्या आता है? भूकंप आते हैं, अधिक वर्षा होती है और नदी का रास्ता बदलना होता है, ये होता है प्राकृतिक। मानवीय में भूस्खलन वनों का काटा जाना, जब वन कट गए, लकड़ी कट गई, पेड़ पौधे कट गए तो स्वाभाविक है मिट्टी का कटाव होगा। दूसरा कारण है पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना, पहाड़ों को तोड़ा गया, विस्फोट किए गए, ये कारण है। भूस्खलन के प्रभाव और परिणाम क्या होंगे कि भूस्खलन परिणाम भयंकर होते हैं, गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं। भूस्खलन के परिणाम बहुत बुरे होते हैं, सड़कें टूट फूट जाती हैं, मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ों टूट कर नीचे गिर जाती हैं। ये बहुत ही तबाही मचाने वाले हो। 1970 में, 1977 में, 1988 में, 1991 में अत्यंत भयंकर भूस्खलन हुए थे, जिनमें जनधन की काफ़ी हानि हुई थी।
भूस्खलन रोकने या कम करने के उपाय, इनका सीधा साधा एक उपाय है, प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें और पर्यावरण के संतुलन को बनाया रखा जाए। प्रमुख ये उपाय है। अब आता है जल स्रोतों में गाद जमना। अगला पॉइंट है जल स्रोतों में गाद जमना। अत्यधिक वनों के कटान के कारण भूमि का अपरदन होना। यह मिट्टी वर्षा जल के साथ बहकर नदियों में चली जाती है और उसके तल में जाकर बैठ जाती है। इसी को कहते हैं नदियों में गाद जमना। बांधों में गाद जमना। वनों के कट जाने से मिट्टी उड़ती रहती है जो वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों में जाती है और नदियों के साथ बांध में चली जाती है। और बांध में जाती है तो क्या होता है कि बांध के तल में जाकर बैठ जाती है। धीरे धीरे काफ़ी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और इस कारण बांध के पानी एकत्रित करने की क्षमता का ह्रास होता है। जल स्रोतों का सूखना। अत्यधिक वन के कटाव के कारण जल स्रोत सूख रहे हैं। भूमिगत जल स्रोतों का सूखना, ये भी वन वर्षा के आकर्षित करते हैं। भाई वन क्या करते हैं? वर्षा को आकर्षित करते हैं। और हमने जब वनों को ही काट दिया तो वर्षा कम हुई। जब वर्षा कम हुई तो भूमिगत जो जल के स्रोत हैं वो धीरे धीरे सूखने लगे हैं। नदियों में हमने क्या किया? अब आगे पॉइंट आता है नदियों व झीलों का प्रदूषण। हमने फैक्ट्रियां लगाई। हमसे तात्पर्य कि मानव जाति ने अपने विकास के लिए, पैसे की होड़ के लिए कारखाने लगाए। तो इन कारखानों के कारण नदियों में प्रदूषण हुआ। पॉइंट या प्रदूषण या नॉन पॉइंट प्रदूषण। प्रदूषण के प्रमुख स्रोत औद्योगिक व नगरीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में निष्प्रदन जैसे नाली है, बड़े बड़े नाले हैं, गंदगी उनके द्वारा नदियों में मिल रही है। आजकल देख रहे होंगे भारत सरकार गंगा से प्रदूषण हटाने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट चला रही है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक बीड़ा उठाया गया है। एक बहुत बड़ा प्रशासनिक तमगा और बहुत पैसे का खर्च करके गंगा के जी के प्रदूषण को दूर किया जा रहा है। यह गंगा प्रदूषण हुआ। सभी नदियों के, झीलों के जल के प्रदूषण हैं। ये झीलों के इनको भी साफ करने का ये क्यों होते हैं। और अंत में विषैले पदार्थ। विषैले पदार्थ हमारे औद्योगिकीकरण के विशेष देन है। प्रमुख विषैले पदार्थ भारी रसायन उद्योग के विषैले पदार्थ, नमक का तेजाब, गंधक का तेजाब, शोर का तेजाब आदि ये विषैले पदार्थ हैं। कीटनाशक हैं, औषधि रसायन हैं, वस्त्र उद्योग से निकले विषैले कास्टिक सोडा हैं, रासायनिक गैसों के निकलने से जैसे नापाम बम, फास्जीन विस्फोटक, जैसे अभी देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा सभी छात्र, जैसे कि यहाँ कर्नाटक में अभी एक फैक्ट्री से यानी कारखाने से जो कीटनाशक बनाने की फैक्ट्री थी उससे गैस का रिसाव हुआ और चलते चलते लोग बेहोश हो गए, गिर गए, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और एक इसी का ही एक बहुत बड़ी भोपाल गैस कांड, जैसा कि आप लोगों ने सुना हो, भोपाल गैस कांड इसी के कारण, एक कारखाने के कारण जो कीटनाशक बनाती थी उससे जहरीली गैस का रिसाव हुआ और लोग सोते रह गए। लाखों लोग आज भी उससे प्रभावित हैं। तो ये सब विषैले पदार्थ हैं। ऐसे पदार्थों को सारे वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। तो इन सब को रोकने के लिए हमारी सरकारों ने आज बहुत ही कठोर कदम उठाए हैं और संभवतः धीरे धीरे हम लोग इस पे काबू भी पा लेंगे। लेकिन सरकार के साथ साथ हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम प्रकृति के साथ, वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी ना करें। हम पेड़ पौधों को ना काटें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और लगाएं नहीं, उनको लगाने के साथ साथ उनका लालन पालन भी करें। आप ये समझ लें कि जिस तरीके से हम एक परिवार को विकसित करते हैं, अगर हम एक पेड़ को विकसित कर दें तो हम कई परिवारों को जीवन दे सकते हैं।
तो हम आशा करते हैं कि सभी छात्र पर्यावरण के हित को देखते हुए गंदगी को सार्वजनिक जगह पे नहीं फैलाएंगे, कचरे को डस्टबिन में ही डालेंगे, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हम लोग पर्यावरण के लिए जितना हमसे बन सकता है उतना हम लोग सहयोग करें, क्योंकि ये हमारा दायित्व बनता है। इसीलिए हम सभी छात्रों से आशा करेंगे, उनके गार्जियन से आशा करेंगे कि आप लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए जितना आपसे बन पड़ता है उतना आप सहयोग करेंगे। इसी के साथ में आज की अपनी सामान आधारित की क्लास को विराम देता हूं। सभी छात्रों को मैं आदेशित करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने बताया हो, मैं PDF के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से आप लोगों को SRP इंटर कॉलेज कक्षा 12 ऑटोमोबाइल के व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास पर मैं PDF भेजूंगा। तो आप लोग गृह कार्य कंप्लीट कर लें और उसकी एक फ़ोटो ज़रूर ग्रुप पे डालें, तभी आप लोगों की उपस्थिति मानी जाएगी। क्योंकि इंटरमीडिएट में ऐसा नियम है कि क्लास में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। तो आपकी उपस्थिति तभी मानी जाएगी जब आप लोग अपने जो हमने वीडियो भेजा या हमारे साथियों ने जो भी वीडियो या आपको पाठ्य सामग्री भेजी है तो उसका कार्य करके भेजेंगे, तभी आपको प्रेजेंट माना जाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे और बहुत ही संजीदगी के साथ अपना कार्य करेंगे और पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।